रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.5 और इसमें जो पहला सवाल है उसमें ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि दो दो समीकरणें दी हुई हैं, चार खंड हैं। तो कहा है कि जो समीकरणें दी हुई हैं उन समीकरणों को चेक करो कि उनका यूनिक सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। अगर यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है तो उसे बज्जोड़न विधि से यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सॉल्व करो, ये चीज़ है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं पहले का पहला सवाल। और ये दो समीकरणें दी हुई हैं तो ये चेक करेंगे पहले कि ये कंडीशन कौन सी है। तो इसके लिए हम पीछे सीख चुके हैं। हम देखते हैं a1/a2 क्या आ रहा है 1/3, b1/b2 देखें ये b1 हो गया y का गुणांक और नीचे वाले में y गुणांक b2, ये पिछली प्रश्नावली में सीख चुके हैं। अगर ये दोनों यहाँ पर अलग अलग आते हैं तो तीसरे को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उस स्थिति में वो क्या हो गया भाई, सब जानते हैं यूनिक सॉल्यूशन हो गया। और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर तीसरे को चेक करना पड़ेगा। अब c1/c2 अचर पद, पहली समीकरण का अचर पद जे c1 और दूसरी समीकरण का अचर पद c2 कांस्टेंट टर्म, यानी कि -3/-2 तो क्या हो गया 3/2। तो बहुत स्पष्ट है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या स्पष्ट है? क्लियरली a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, लेकिन ये इसके बराबर नहीं हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा युग्म है ना, समीकरणों का जो रेखा युग्म है, तो ये क्या दे रहा है? ये दे रहा है नो सॉल्यूशन कंडीशन, नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन है, यानी कि कोई हल नहीं। स्पष्ट है कि हम यहाँ लिख सकते हैं, स्पष्ट है कि दिए हुए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। ये आपके ध्यान में होगा। तीन कंडीशन हैं। अगर a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं हैं तो अद्वितीय हल होता है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो तीसरे को चेक कर लो और तीसरा बराबर नहीं है तो इसका मतलब हो गया कोई हल नहीं होगा। और यदि तीसरी स्थिति अगर ये तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब अनेक हल होंगे। ये पिछले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो यहाँ पर पहला सवाल में जो ये रेख समीकरण युग्म है वो ये पता चल रहा है कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब दूसरी समीकरण देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है, दूसरा खंड है इसका। तो अब इसमें करता हूँ मैं चेक a1/a2। तो पहले वाले में x गुणांक a1 हो जाता है, दूसरे वाली समीकरण में x गुणांक a2। तो a1/a2 क्या है 2/3 आ रहा है। फिर मैंने निकाला b1/b2। अब y का गुणांक क्या हो रहा है? गुणांक मतलब गुणा का अंक किससे गुणा हो रही है? 1 से गुणा हो रही है, तो 1 हो गया। y का गुणांक कितना हो गया 2, तो यहाँ पर 1/2 आ गया। बिल्कुल स्पष्ट है कि दोनों अलग अलग है, तीसरे को चेक करने की जरूरत ही ना है। अब क्लियरली a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। जब ये रिजल्ट आता है, जैसे ये देखा हमने, ये रिजल्ट दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दिए हुए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। तो स्पष्ट है कि दिए हुए रेखा युग्म का अद्वितीय हल है। तो जैसे ही आता है कि ये इसका अद्वितीय हल है तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हमें इसको आगे कहा है बज्जोड़न विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो बज्जोड़न विधि से जब इसको हल करना है तो इसमें आप ऐसे करके चाहें तो लिख सकते हो, वो इधर को -5 कर लो, -8 कर लो बराबर 0, और चाहें तो डायरेक्ट कर लो, तो अभी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो x के पद दिए हुए हैं, x वाले पद, उन्हें छुपा लो और y के गुणांक लिख लो। तो क्या लिखेंगे 1 2, फिर अचर वाले पद लिख लो 5 और 8, फिर ये x वाले गुणांक लिख लो 2 3, और फिर से वही आ गए 1 2। अब देखो यहाँ पर x लिख दो, ये y लिख दो, और यहाँ एक -1 लिख दो। ये ध्यान रखने की बात है, अगर ये बराबर में ले रहे हो अचर तो यहाँ -1 ले लेना, और अगर अचर दोनों इधर करके 0 ले रखे हैं तो यहाँ पर फिर 1 लिख लेना। और अब क्या करा यहाँ पर देखो, इन दोनों की गुणा में से इन दोनों की गुणा घट जाएगी। x/x बराबर ऐसे करके लिख लो y/-1/। तो 8 की और 1 की गुणा कर दिया, 8 एकम 8, -5 दूनी 10, और y/, अब इन दोनों की गुणा में से
फिर इन दोनों की गुणा घटा दो तो 5 दूनी 15, माइनस 8 दूनी 16 है। अब माइनस 1 बटे इन दोनों की गुणा करो, 2 दूनी 4, माइनस 3 है कम 3, ऐसे x बटे माइनस का 2 हो गया बराबर y बटे माइनस का 1 हो गया, माइनस 1 बटे 1 हो गया। तो अब यहाँ पर इसको और इसको बराबर रखते हैं, तो हमने लिखा x बटे माइनस 2 बराबर माइनस 1, इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तथा अब ऐसे इसको और इसे बराबर ले लो, तो y बटे माइनस 1 बराबर माइनस 1, तो y बराबर क्या हो गया 1 हो गया। अब हमने ये देखना, देखो जो निर्देश था उसके हिसाब से काम पूरा हो गया, क्योंकि निर्देश क्या था, निर्देश ये था आप समीकरण युग्म है इसको चेक करो कि इसका अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं, और चेक करने के बाद यदि आप ये पाते हो कि अद्वितीय हल है तो उसे बजलन विधि से हल करो। मैंने पूरा काम कर दिया, पहले चेक किया, पाया कि अद्वितीय हल है तो उसे बजलन विधि से हल कर दिया। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि ये जो मान आया हमारा सही है या नहीं है, तो हम इसमें रख के देख लें। अगर x का मान 2 रखेंगे, 2x है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और y का मान 1 रखेंगे, 4 और 1 5 हो गया, चेक हो गया। अब दूसरे में रख के देख लो तो अभी चेक हो जाएगा, 2 3 6, और एक y के जगह 1 रखेंगे, 6 और 2 8 आ रहा है। मेरी सलाह है आप जब भी समीकरण हल करें और x y के मान निकले उसमें रख के ज़रूर चेक कर लेंगे, 10 सेकेंड की बात है लेकिन संतुष्टि हो जाती है। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चेक करना फिर से वही a1 अपॉन a2, a1 का मान पहली समीकरण से x से गुणांक तो 3 है, दूसरी समीकरण में x से गुणांक 6 है, कितने आ गया मान 1/2। b1 बटे b2 निकाल लो, पहली समीकरण में y के गुणांक -5, दूसरी समीकरण में y के गुणांक -10, माइनस माइनस खत्म, 5 कम 5 दूनी 10, ये भी 1/2। अच्छा ये दोनों बराबर आ गए तो तीसरे को चेक करना है, तो c1 बटे c2 तो 20 बटे 40 यानी कि क्या हो गया 1/2। अरे वाह, ये तो तीनों बराबर आ गए। तो क्लियरली a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब ये तीनों बराबर आ गए इसका मतलब क्या हो गया, अतः दिए गए रेखा युग्म के अनेक हल होंगे। अगर हम इस समीकरण को हल करें तो अनेक हल आएंगे, इनसे समीकरणों से रेखा खींचेंगे ना तो समपाती रेखाएं आएंगी, ये उसकी कंडीशन है। अब देखिए ये पहले का अंतिम है खंड है चौथा, इसमें हम चेक करते हैं तो a1 बटे a2 1/3, b1 बटे b2। अब b1 क्या है, y के गुणांक -3 है, दूसरे में y के गुणांक -3 है, दोनों को कैंसिल करा जाए तो 1 आ गया। तीसरे को चेक करने की ज़रूरत ही ना है क्योंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 बराबर ना है। तो a1 अपॉन a2 ये तो एक एक बच्चा पहचान लेता है देख के, और जैसे ही ये बराबर ना है इसका मतलब इस रेखा युग्म का क्या हो गया, अद्वितीय हल हो गया। अतः दिए हुए रेखा युग्म का अद्वितीय हल है, और जब अद्वितीय हल है तो निर्देश क्या लिखा है किताब में, आपकी एनसीईआरटी किताब कहती है कि अगर अद्वितीय हल है तो इस समीकरणों को आगे हल करो। और हल करने का मत कौन सी विधि से हल करो, बजड़न विधि से हल करो, ऐसा नहीं किसी से भी हल कर लो आप। तो जैसा दिया है, अब देखो ऐसा है तो y का x वाले को छुपा लिया, y के गुणांक लिख लिए -3 -3, अब इसके बाद -7 -15 और ये लिख लिए, फिर x के गुणांक लिख लो 1 3 और फिर y के गुणांक लिख लिए -3 -3। अब यहाँ x और y, और ध्यान देने की बात कि यहाँ पर 1 लिखा जाएगा, अभी बताया था पिछले सवाल में, अगर इधर बराबर 0 है कांस्टेंट इधर है तो आप 1 लिखेंगे, और अगर यहाँ पे कांस्टेंट इधर आ गया है तो -1 लिख दो, बस थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा। अब x ऐसे खींच लेते हैं, y के बटे की लाइन खींच दो और 1 बटे, इस प्रकार की लाइन खींच दी जाती है। अब क्या करना, इसकी गुणा पहले इससे करनी, -3 की गुणा -15 से करनी, तो 5 3 45 माइनस, अब -7 की गुणा -3 से करी। देखो ये जो चिन्ह लगा ये तो सूत्र में है ही है। अब इन दोनों की गुणा करेंगे तो -7 -3 की गुणा करी तो प्लस का 21 आया, तो अब ये 21 लिखा जाएगा। कई बार बालकों को धोखा क्या पड़ता है, वो अपने मन में कैलकुलेट कर लेते हैं, अच्छा प्लस का 21 तो यहाँ प्लस का 21 लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये चिन्ह तो माइनस है, ये +21 तब होता अगर इनमें से एक माइनस का होता और आर्या होता -21 तब ये +21 होता। इसलिए ये ध्यान रखने की बात, -7 की गुणा 3 से करेंगे तो माइनस का 21 हो गया, फिर ये चिन्ह माइनस में है ही है। अब -15 की इन दोनों की गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, -15, वही वाली बात आ गई, तो ये +15 हो गया। ये ध्यान देने की बात होती हैं, और जो होशियार बच्चे हैं उनके सबके ध्यान में होगी, थोड़ी सी जिन्होंने कम प्रैक्टिस की है उन्हें दिक्कत होती है।
1 की गुणा और -3 की गुणा हुई तो -3 और माइनस, अब ये हो जाएगा चिन्ह तो माइनस का 9 हो गया, तो ये प्लस का 9 हो गया। छोटी क्लासों में बीजगणित की कैलकुलेशन जो है वो अच्छे से आनी ही चाहिए, उसकी अगर अच्छे से प्रैक्टिस होती है तो दिक्कत नहीं आती बड़ी क्लासों में। -3 तो ये प्लस का 9 हो गया। अब जी हो गया x बटे 45 में से 21 गए, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गए 2, और y बटे -6 और 1 बटे 9 में से 3 गए 6। अब देखो बच्चों, इसको और इसको बराबर बराबर रख लो, इसलिए हम बराबर बराबर रख सकते हैं। देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसका मतलब ये और ये बराबर आपस में, तो x बटे 24 बराबर 1 बटे 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24 की गुणा 1 से कर लो, 24 बटे 6, 6 चौक 24 हो गया, तो x बराबर 4 हो गया। अब ये वाला ले लो, ये तो इसके बराबर दिख ही रहा है बिल्कुल, y बराबर -6 बराबर 1 बटे 6, तो y बराबर हो गया -6 बटे 6, y बराबर -1। अब x का मान 4 आ रहा है, y का मान -1 आ रहा है, चेक करते हैं ये सही है या नहीं है। तो x का मान अगर 4 यहाँ रखेंगे तो ये 4 हो गया -3। अच्छा, और y का मान बाल को क्या है, -1 है, तो -1 हो गया, और -7 देखिए ज़रा, 4 + 3 -7, 7 - 7 क्या हो गया, 0, 0 आ रहा है। इसका मतलब x और y के जो मान आए हैं वो बिल्कुल ठीक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अभी पिछले सवाल में तो चेक करवाया था समीकरण देकर कि ये चेक करके बताओ कि इन समीकरणों के अद्वितीय हल हैं, अनेक हल हैं या कोई हल नहीं है। तो हमने चेक किया उनको, रेशो को कंपेयर करते हुए। अब यहाँ पर क्या कहा है कि भाई अगर ये समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो मान लो, तो a और b के क्या मान होंगे। अब देखो यहाँ पर आप समझ लो, आपने मन में सोच लिया, कंपेयर कर लिया, a1x + b1y + c1, यानी a1 क्या हो गया, x का गुणांक 2, b1 क्या हो जाएगा, y का गुणांक 3, और c1 7 हो गया। ऐसे ये a2 हो जाएगा, जो b2 या c2। अब मैं यहाँ पर अगर ऐसा लिख दूँ सॉल्यूशन कि दी हुई समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, कंडीशन क्या है देखो उसकी, अब तो दिया हुआ है ना हल होंगे, यदि क्या कंडीशन होती है, तीनों रेशो बराबर हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, ये तीनों चीज़ें कन्फर्म है, ये बराबर होनी चाहिए, तभी अनेक हल होंगे। तो अब भाई ये हो गया 2/a - b, इसका मतलब b1/b2 3/a + b, और c1/c2 7/3a + b - 2। अब अगर हम देखें एक एक करके बराबर ले लो, तो हमने मान लो ले लिया ऐसे करके 2/a - b और = 3/a + b। अब ये और ये बराबर ले लिया पहला दूसरा, तो तिरछी गुणा कर लेंगे, देखो तो क्या हो जाएगा, 3a - 3b = 2a + 2b। अब पक्षांतर कर लें, 2a इधर आ जाएगा, 3a में से घटेगा क्या रह जाएगा, a, और ये 2b है ना, तो ऐसा करते हैं देखो, हाँ बजरन से ही हल करेंगे यदि, तो ये 2b इधर आ जाएगा, तो -5b हो जाएगा और बराबर 0, इसको डाल दो समीकरण 1। अब अगर मैं इसको बराबर रख लूँ तो देखो क्या कंडीशन बनेगी, 3/a + b = 7/3a + b - 2। किसी को किसी के बराबर रख लो, चाहे इन दोनों को बराबर ले लो, इन दोनों को बराबर ले लो, चाहे बात वही आएगी। तिरछी गुणा कर लिया बच्चों, 7a + 7b, तिरछी गुणा कर रहा हूँ, 3 × 9a + 3b - 3 दूनी 6। अब पक्षांतर करूँगा, 9 इधर आएगा, माइनस का होगा तो ये -2a बचेगा, और ये 3 भी इधर आएगा, प्लस का 7 भी है, 7 में से 3 भी घटाएंगे तो ये 4b बच जाएगा, और -6 इधर हुआ तो +6 और बराबर 0। ठीक है, तो इस प्रकार से ये समीकरण हो गई 2। अब इन दोनों को हल करना है, a और b के मान आ जाएंगे, तो बजड़न विधि से हल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मान लो a को छुपाया, अब b के गुणांक लिख लो, तो b का गुणांक क्या है, -5, इसमें b का गुणांक क्या है, नीचे वाले में 4, ऐसे। फिर अब यहाँ पर यहाँ कुछ नहीं है अचर पद, तो 0 मानेंगे, तो ये 0 हो गया। इसमें अचर पद देखो बच्चों 6 दे रखा है, यहाँ पर ये 6 हो गया। अब a के गुणांक ले लो, 1 हो गया और ये -2 हो गया, 1 और -2, 1 है और ये -2 है। फिर b के गुणांक ले लो, तो b के गुणांक -5 और
4, ये हो गए। अब यहाँ पर a है, क्योंकि मैं a के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, इससे पहले मैं x और y लिख रहा था यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच a ये b। अब बताओ यहाँ पर 1 आएगा कि -1 आएगा, तो हमें समझ में आ जाता है क्योंकि हम कांस्टेंट इधर लिए बैठे हैं, तो 1 आएगा, तो 1 लिखा। अब यहाँ लिख लिया a बटे बराबर b बटे और 1 बटे। अब देखिए बहुत ध्यान से कैलकुलेशन फिर से समझने की ज़रूरत, अगर अभी तक नहीं समझ में आया है तो अब समझ लें। इसकी गुणा इससे होनी है, मैं निशान लगा देता हूँ। अब -5 की गुणा 6 से हुई तो -30 हो गया, चिन्हों की गुणा में आप एक्सपर्ट होंगे ही। अब 4 की गुणा 0 से हुई तो ये 0 हो गया। अब 0 की गुणा -2 से होएगी तो ये 0 हो गया। -6 की गुणा 1 से हुई 6 हो गया। अब 4 की गुणा 1 से हुई तो 4 हो गया, और -5 -2 की गुणा हुई तो प्लस का 10 हो गया, तो ये ऐसे यहाँ आएगा माइनस में। अब ये a बटे -30, b बटे -6 और 1 बटे -6, ठीक है। अब जो यहाँ पर क्या किया, इसको और इसको बराबर बराबर रख लिया। a बटे -30 बराबर 1 बटे -6, तो a बराबर हो गया, माइनस से माइनस ख़त्म कर लो, 30 बटे 6 हो जाएगा। तो बच्चों 6 पंजे 30, a का मान तो 5 आ गया। और इसी तरीके से b बटे -6 बराबर 1 बटे -6, तो ये कैंसिल हो जाएगा, b बराबर 1 आ गया। स्पष्ट से दिखाई दे रहा है। अब अगर ये चेक करने की ज़रूरत हो गई ये मान सही आए नहीं आए हैं, तो यहाँ पर रख के हल करके देख लो। a का मान आप रखोगे 5 और b की 1 रखोगे तो ये भी 5 हो जाएगा, 0 आ गया। इसका मतलब हमारे मान भी हमें सही प्राप्त हुए हैं। देखिए बच्चों, दूसरे का दूसरा खंड है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी अब किसे बता रहे हैं कि इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, अगर इसको माना जाए तो आप के का मान बताओ। तो देखो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिए हुए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा यदि, किस कंडीशन में नहीं होगा, यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। कोई हल नहीं होता इस कंडीशन में। अब a1/a2 x का गुणांक यहाँ से ले लिया 3 और x का गुणांक ये हो गया 2k - 1, b1 y का गुणांक हो गया 1, y का गुणांक हो गया k - 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k + 1। अब ये दोनों भैया बराबर बराबर दिए ही हैं, इनको बराबर बराबर मैं लेकर चलता हूँ। 3/2k - 1 बराबर 1 बटे k - 1। तिरछी गुणा अगर मैं करूँगा तो 3 की गुणा इससे होगी, तो 3k - 3 बराबर इससे गुणा करेंगे 2k - 1, पक्षांतर कर लेंगे 3k - 2k बराबर -1 + 3, और 3k में से 2k गए तो बचा k, और 3 में से 1 गया 2। यानी अगर आप k का मान इसमें 2 रख दोगे तो जो समीकरण युग्म बनेगा उसके बाद जो पिक्चर्स बन के आएगी ना, अगर उसमें आपसे चेक करवाओगे तो यही वाली कंडीशन आ जाएगी। ये है कहने का मतलब, तो उल्टा करके चलना पड़ता है। और इस प्रकार दूसरे के दोनों खंड हो गए हैं, मुझे उम्मीद है ये समझ में आए होंगे। और अब इसके बाद जो तीसरा सवाल है एनसीईआरटी में, उसमें 2 समीकरणें दी हुई हैं, उसे बजड़न विधि से और प्रतिस्थापन विधि से दोनों से हल करना है। उसको आप स्वयं हल करके देखिए, उससे आगे के सवाल में अगले वीडियो में आपको कराता हूँ।